हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले किसी वीडियो में ये बताया था कि सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बहुत ही रखना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने बताया एफडी नहीं करनी चाहिए। पर मैंने एक अपने वीडियो में ये बताया था कि आरडी और एफडी क्या होता है। आरडी रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम आपकी एफडी के नाम पे वो जुड़ती रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1000 रुपये महीने की आरडी करी तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 1000 रुपये कट जाएंगे और उस पर ब्याज जुड़ता रहेगा। ब्याज आपका एफडी वाला ही लगेगा, महंगाई दर से जो 1.5-2%, 2.5% तक कम होता है। और वो ही धीरे धीरे 12 महीने बाद वो 12,000 रुपये हो जाएंगे और आप 12,000 की फिर एफडी कर सकते हो। तो ये एक पार्ट में होगा, क्योंकि लोग 500 रुपये की 1000 रुपये की एफडी तो करेंगे नहीं, तो इसलिए एफडी के लिए एक रकम चाहिए। वो रकम जोड़ नहीं पाती, तो रकम को जोड़ने के लिए एक तरह का रेकरिंग डिपॉजिट है, ब्याज दोनों में सेम रहता है। तो ये एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पर मैं तो कह रहा हूँ कि महंगाई दर से कम है तो दोनों में पैसा घटेगा, तो इसलिए मैं इसके हक में नहीं हूँ। तो इसका जो अल्टरनेट मैं लेकर के आया हूँ, आरडी के रूप में आप एसआईपी कर सकते हो, एफडी के रूप में आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड आप खरीदोगे तो जैसे एफडी हम करते हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे करके हम रखते हैं। 5,000 से ऊपर की नॉर्मली लोग एफडी करते हैं। तो आप 5,000 रुपये या 5,000 से ऊपर की रकम है तो आप सीधा कोई भी म्यूचुअल फंड, किसी भी अच्छी कंपनी का म्यूचुअल फंड कैसे चुनना चाहिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेने चाहिए या नहीं नॉर्मल म्यूचुअल फंड लेने चाहिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और नॉर्मल म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क होता है, और म्यूचुअल फंड को कैसे चुनोगे आप, किस तरह के पोर्टफोलियो होना चाहिए, ये सब मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। और ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो अपना खर्चा तो चला रहे हो, उसके बाद में अगर आपका थोड़ा बहुत पैसा भी जुड़ता है तो उसका करोगे क्या, अचार डालोगे उसको, किसी ऐसी जगह रखो ना कि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए, ठीक है। तो जैसे आरडी और एफडी, इसके बारे में मोस्टली लोगों को पता होगा। ऐसी बहुत सारी स्कीमें पोस्ट ऑफिस में भी होती हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम में। दोस्तों, रूढ़िवादी मत बनो, पुरानी परंपराएं, ट्रेडिशन को छोड़ दो। जब लोग एफडी किया करते थे, जब लोग सोना डायरेक्ट फिजिकल सोना खरीदते थे, जब लोग ज़मीनें खरीदते थे, उस समय इन 2-3 ऑप्शन के अलावा उनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होते थे। तब इंटरनेट नहीं था। उससे के बाद में भारत सरकार आई, तो भारत सरकार जब देश आज़ाद हुआ तो भारत सरकार जैसे डाक विभाग वगैरह पे लोगों का ट्रस्ट बना, फिर राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, तो फिर वो जो एसबीआई वगैरह है तो लोगों का ट्रस्ट बन गया। अब जो पुराने लोग हैं उनसे पूछो बैंक का मतलब, वो कहते हैं भारतीय स्टेट बैंक। उनसे पूछो स्कीम का मतलब, तो वो बोलते हैं पोस्ट ऑफिस की स्कीम जो है वो बढ़िया है। उनसे पूछो गाड़ी का मतलब, तो वो बोलते हैं मारुति की गाड़ी। उनसे बोलो इंश्योरेंस का मतलब, तो वो बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। क्योंकि वो जब उन्होंने होश संभाला तब उन्होंने यही सब देखा, तो उनका ट्रस्ट बना हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। पर ये बात अब हवा हो गई, पुरानी हो गई, क्योंकि अब इंटरनेट आ चुका है। पिछले 10-20 साल में दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, बदल चुकी है और बदल रही है बहुत तेज़ी से। अब भी अगर आप रूढ़िवादी तरीके अपनाओगे तो जहाँ पे आपका 100 रुपया 500 रुपया होना चाहिए, वहाँ पर आपका 100 रुपया 150 या 200 रुपया होगा। और आप इसी बात में खुश होते रहोगे कि देखो जी, मेरा तो 100 रुपया 200 रुपया हो गया, मैं कितना अक्लमंद हूँ। आप इस बात को कभी वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि आपका 100 रुपया एक्चुअली में 500 होना चाहिए था, ठीक है। तो पहले लोग जैसे एफडी करते थे, पहले के ज़माने में 5 साल के अंदर पैसा डबल हो जाया करता था। फिर उसके बाद में महंगाई दर बढ़ी और इन्फ्लेशन बढ़ा जैसे, तो ब्याज दर कम हुई सेविंग अकाउंट पे, एफडी पे। तो अब वो 6 साल, 7 साल, 8 साल, आज 8-8, 9-9 साल में जाके पैसा डबल होता है, जो डबल की स्कीम में आप पैसा डालते हो। और अब तो बैंक और शाणे हो चुके हैं, जिन स्कीमों में आपको बेनिफिट्स है उन स्कीमों को पीछे रखते हैं, क्योंकि वो लानी बहुत ज़रूरी होती है आरबीआई के दबाव में। पर उन स्कीमों को प्रचार नहीं करते हैं, उनको छुपा के रखते हैं, उन्हीं स्कीमों को बेचते हैं जिसमें बैंकों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। 1 साल से कम एफडी करोगे तो ब्याज कम मिलेगी, 3 साल से ज़्यादा करोगे तो कम मिलेगी। ये सब लफड़े उन्होंने डाल रखे हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आरडी और एफडी की, तो दोस्तों जैसे आरडी और एफडी का मतलब बता दिया। अब इसका अल्टरनेट क्या है, इसमें नहीं डालना है पैसा, तो आप क्या करो, आप 500 रुपये महीने की एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी को बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान। तो जैसे आपने 500 रुपये की SIP कर दी, तो SIP में आपके हर महीने बैंक अकाउंट से SIP कटेगी। ध्यान रखना कि SIP उतने की करना जितना कि वो बाउंस ना हो, क्योंकि 200 रुपये तो पेनल्टी लग जाएगी, वो आपका जो RTGS वगैरह जो भी आपने वो बाउंस होने का चार्ज लगेगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। और अगर आपके पास 5,000 या 5,000 से ज़्यादा की रकम है तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर लेना।
ये बेस्ट प्लान नहीं है, पर आरडी और एफडी में जो अंधे हो चुके हैं, जो आरडी और एफडी के अलावा जिनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उनके लिए उनको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि आरडी और एफडी को तो भूल जाओ, पर एसआईपी और म्यूचुअल फंड की तरफ आओ। तो आप आरडी की जगह पे 500 रुपये, आपके पास कोई रकम नहीं है जी, आप तो सिर्फ 500 रुपये महीना निकाल सकते हो, 300 रुपये महीना निकाल सकते हो, अब आप एसआईपी कर लो, ठीक है, पर करना उतने की जिसको मेंटेन कर सको, बाउंस ना होने देना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये कंडीशन है। दूसरा, आपके पास 5,000 या 5,000 से ज़्यादा की रकम है तो आप एसआईपी मत करो, आप डायरेक्ट 5,000 का म्यूचुअल फंड ले लो, वो यूनिट के हिसाब से। म्यूचुअल फंड कैसे चुनना है, क्या चुनना है, वो हम आगे कभी किसी वीडियो में जिक्र करेंगे। तो आरडी की जगह पे एसआईपी और एफडी की जगह पे म्यूचुअल फंड को चुना जा सकता है, ये कम से कम आरडी और एफडी से काफ़ी बेहतर है। टाइमिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस समय, जब मार्केट, और किस तरह के म्यूचुअल फंड चुनने हैं, वो कैसे, वो कंपनियों की प्रोफाइल देखनी है, ये आने वाले दिनों में हम एक एक करके ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सजेशन मेरा काम आएगा कि आप अपनी छोटी छोटी रकम को जोड़ना चाहते हो तो एसआईपी कर लो, ठीक है, और अगर आप बड़ी रकम है 5,000 या 5,000 से ज़्यादा की रकम है तो म्यूचुअल फंड कर लो। और म्यूचुअल फंड में भी आपको एक ही म्यूचुअल फंड पे नहीं बिक जाना है, डाइवर्सिफाई होना चाहिए, कई अच्छे ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले, और ब्लू चिप में चुनना है, मिड कैप में चुनना है, स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड चुनने, हाई रिस्क वाले चुनने, लो रिस्क वाले चुनने, ये डिपेंड करता है कि आप किस एज में इसको खरीद रहे हो, आपकी उम्र क्या है। तो हम उसके बारे में मैं बताऊँगा कि कैसे एज फैक्टर के हिसाब से डिसाइड होगा कि रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आने वाले दिनों में कम से कम 100 वीडियो बनने वाले, अभी तो 4, 5, 6 वीडियो ही बने हैं, आप आगे झेलते रहो। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 100 वीडियो देख लिया तो कम से कम समझ लिया, मेरे वीडियो नहीं, किसी और के भी वीडियो देखो, ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो ही देखने हैं, किसी के भी वीडियो देखो, पर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चों को नहीं दी जाती है। बच्चों को ये तक नहीं बताया जाता कि 10 रुपया है अगर तुम्हारे पास तो उसको कैसे मैनेज करना है, नहीं सिखाते हैं। सिर्फ आपको नौकर बनाने की फैक्ट्री के अलावा वो कुछ नहीं सिखाते। फिर बोलते हैं अब अगर फाइनेंशियल एजुकेशन सीखनी तो अब अलग से सीए बनो। क्या हर आदमी सीए बनेगा? हर आदमी को सीए होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। तो आपको एक होता है ना कि आदमी को थोड़ा बहुत लड़ना झगड़ना भी आना चाहिए, जैसे एथेंस के अंदर होता है कि भी थोड़ा बहुत तो आपको फाइट सिखाते, इजराइल में होता है कि थोड़ा बहुत आपके अंदर डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपके अंदर गणित की ट्रेनिंग होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपके अंदर, आपको बेसिक खाना बनाना आना चाहिए, कि जंगल में फंस गए तो क्या करोगे, आपको जंगल में सर्वाइव करना आना चाहिए, आपको सांप मार के खाना आना चाहिए, तभी तो आप जिंदा रहोगे। तो ऐसे ही सामाजिक प्राणी हो, समाज में रह रहे हो, करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो और आपको फाइनेंशियल एजुकेशन का धेले का नहीं पता, और ये अर्थशास्त्री और कंसल्टेंट के चक्कर में मत पड़ना। ये आपको अगेन बहका करके वही पॉलिसियाँ चेप देंगे, वही स्कीमें दे देंगे जिसमें इनका फ़ायदा है, समझे। ये कोई समाज सेवा के लिए नहीं बैठा, मेरे जैसे पागल लोग नहीं आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको ये ज्ञान बांटे जा रहा हूँ और मेरे को इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। पर ये मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है कि अगर मेरा कभी फ़ायदा हुआ है, एक नॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आपको उसको आगे लोगों को बताना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आरडी की जगह एसआईपी और एफडी की जगह म्यूचुअल फंड बेटर ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, बेस्ट नहीं है पर बेहतर है, आप उसको कर सकते हो। कितने साल का चुनना है, कौन सा चुनना है, ये आने वाले दिनों में मैं आपको एक एक करके वीडियो में बताता रहूँगा। जब कोई हम टॉपिक लेंगे म्यूचुअल फंड का, तब हम टॉपिक लेंगे एसआईपी का, तब हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, कौन कौन से ऐप हैं, क्या ट्रस्टवर्दी हैं जिनको मैंने यूज़ किया हुआ है या आज भी वो इंडिया के नंबर 1 पे हैं, वो इसलिए हैं, वो सब चीज़ें हैं। कैसे इनको हम सेफ़ माने, रातों रात बंद हो तो नहीं कर देंगे, भाग तो नहीं जाएंगे, सब आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ, थक गया हूँ थोड़ा सा, लगातार 3-4 वीडियो शूट किए हैं जो आपको तो 3-4 पार्ट में देखने को मिलेंगे, पर मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है तो मेरा क्या जा रहा है ना। तो एक तो ये चीज़ हो गई, आरडी एफडी का हमने आज के बारे में बता दिया, ठीक है। और लोगों की सुनी सुनाई बातों पे मैंने भी जो बोला है ना, मैंने आज तक किसी भी वीडियो में कुछ भी बोला है, इस पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, इसको क्रॉस चेक करो। क्या आरडी बेस्ट ऑप्शन है या एसआईपी, एफडी बेस्ट ऑप्शन है या म्यूचुअल फंड, क्या आप गारंटेड जो स्कीमें आपको पैसा देती हैं, क्या उससे आप महंगाई दर को बीट कर सकते हो, महंगाई दर को हरा सकते हो? नहीं। अगर नहीं हरा सकते हो तो आपका पैसा घट रहा है। आंखें खोलो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।